गुड मॉर्निंग बच्चों बायोलॉजी में हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के विषय में आज पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड में बच्चों पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। बायोलॉजी जो है बेटा, बायोलॉजी टर्म जो है दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लिविंग बींग्स एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि हम बायोलॉजी में लिविंग बींग्स के विषय में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी टर्म जो है ये एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था और द फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं बेटा। लेकिन जो बायोलॉजी टर्म है ये टर्म जो है सबसे पहले लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा बायोलॉजी टर्म दिया गया। बायोलॉजी बेटा हमारे इंडिया में टर्म हम बायोलॉजी कहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में इसी बायोलॉजी टर्म को लाइफ साइंसेज के नाम से जाना जाता है या बायो साइंसेज भी जानते हैं, क्योंकि बायोलॉजी जो है लाइफ से जुड़ा हुआ है। लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं उनका एक लाइफ स्पॉन होता है, वे जीवित जाने मानते हैं। तो इसके आधार पर जो बायोलॉजी है उसे हम लाइफ साइंस भी कहते हैं या बायो साइंस के भी नाम से जानते हैं। तो चूंकि हम बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड के विषय में ही जानते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि लिविंग किन्हें हम कहेंगे और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग को कौन से कैरेक्टर जो है जिसके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करते हैं उसके विषय में हम जानेंगे। तो बेटा लिविंग बीइंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको लिविंग स्टेट में बनाए रखते हैं। उन मेन कैरेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर जैसे रिप्रोडक्शंस है, ग्रोथ है, कॉन्शसनेस है, मेटाबॉलिक कैरेक्टर है, इन सब के विषय में हम इन टर्म्स के विषय में भी जानेंगे। सबसे पहले बच्चों बायोलॉजी में एक टर्म आता है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है बच्चों? सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था जो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है। स्पीसीज किसे कहते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं, अर्थात वे आपस में इंटरब्रीड करते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होती है। तो ऐसे क्लोज रिलेशनशिप वाले ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसे हम स्पीसीज कहते हैं। अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता था। इसके बाद आता है बच्चों हम लिविंग में कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके विषय में जानेंगे जो लिविंग को डिफाइन करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो ट्विन कैरेक्टर ऑफ सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। ट्विन मीन्स होता है बेटा दो, यानी कि ग्रोथ जो कि एक लिविंग बीइंग्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इसमें हम दो कौन से कैरेक्टर हैं ग्रोथ के जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? तो फर्स्ट कैरेक्टर है इंक्रीज इन मास एंड सेकंड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। बोथ कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द ग्रोथ प्रोसेस के अंतर्गत हम इन दो कैरेक्टर्स को देखते हैं। ग्रोथ बेटा प्लांट जो होते हैं उनमें ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पॉन होता है, जीवन पर्यंत तक पौधों में ग्रोथ पाई जाती है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है एक टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ जो है वह रुक जाती है। अब यदि हम प्लांट या एनिमल्स की बात करें तो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं, एक मल्टी सेलुलर और दूसरा यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें कि सेलों का ग्रुप वर्क करता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जिनमें सिंगल सेल ही ऑल लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यदि हम ग्रोथ को डिफाइन करें तो ग्रोथ जो है
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो सेपरेट प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, दोनों कैरेक्टर अलग होते हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से रिलेट रहता है, जुड़ा हुआ होता है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम बैक्टीरिया जानते हैं या हम अमीबा के विषय में जानते हैं, तो अमीबा या बैक्टीरिया को हम लें तो हम ये देखते हैं कि इनकी सेलों में पहले ग्रोथ होता है। ग्रोथ का मतलब है कि उनका लिविंग कंटेंट जो प्रोटोप्लाज्म है उसका बढ़ना, जिससे सेल की मास ओवरऑल बढ़ती है। और ग्रोथ के बाद क्या होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड पहुंचने के बाद ये ऑर्गेनिज्म दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल से दो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी साथ साथ सिमुल्टेनियसली चल रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड इस इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब सेम फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमें साथ साथ देखने को मिलती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वे उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है तो अलग अलग फेज में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा हम सेकेंड बात अगर करें तो growth is not a characteristic feature of living due to exception accumulation of matter। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग को तो डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो भी कैरेक्टर लिविंग बींग्स में होते हुए भी उनके एक्सेप्शंस होते हैं, उन्हें हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि यह एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग बींग्स का ग्रोथ, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि हम किसी बालू के टीले को देखें तो बालू के टीले पर क्या होता है, अगर कहीं से हवा चली तो चलने के बाद मान लो ये टीला है बालू का, तो इसके ऊपर पार्टिकल जो है डिपॉजिट होते जाते हैं, जिससे इसकी हाइट, इसका मास दोनों इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि हम तो ये जो सैंड है ये तो नॉन लिविंग पार्टिकल्स है, लेकिन फिर भी हमें इसके मास, इसकी हाइट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि ग्रोथ का एक्सेप्शन हो गया कि जो एक्युमुलेशन ऑफ मैटर है ये इस बात को अपोज करता है, यानी कि एक्सेप्शंस है। इसलिए ग्रोथ का एक्सेप्शन होने के नाते इसे हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं या नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, इसमें चूंकि दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं, इसलिए दोनों के जो सेल्स होती हैं उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि इसमें दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों के ही क्रोमोसोम्स इस जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है उसमें मेल और फीमेल यानी कि पेरेंट्स के दोनों के क्रोमोसोम्स आते हैं। तो दोनों के क्रोमोसोम्स के द्वारा बनने वाले जाइगोट से चूंकि न्यू इंडिविजुअल बनता है, इसलिए न्यू इंडिविजुअल्स में हमें दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स की कुछ नवीनताएं देखने को मिलती हैं, जिसे हम वेरिएशन कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन को लेकर के आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मेन फीचर्स होता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट एंड प्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने समान न्यू ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चों संतति होता है, संतान होता है। तो अपने समान जो संतति है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसी प्रकार से आपने अमीबा को भी देखा है। तो अमीबा में भी आप देखते हो कि एक सेल जो है ग्रोथ की और उसके बाद डिवाइड हो गई और दो अमीबा बन गए।
तो ऐसे इनमें प्रोसेस चलते रहता है, यानी कि जब सिंगल पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग बनते रहता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे फंजाई में स्पोर्स बनते हैं, जो कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बॉडिंग प्रोसेस आपने देखा होगा, बॉडिंग ईस्ट में और हाइड्रा में बनता है। बॉडिंग में क्या होता है बच्चों, बॉडिंग में जैसे ये हाइड्रा की बॉडी है, हाइड्रा के ऊपर ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्पर्शक बोलते हैं। इसमें से एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है और अलग सेपरेट होकर के एक न्यू इंडिविजुअल बना देती है बड़े हाइड्रा के फॉर्म में। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसी प्रकार से आप जानते होंगे बेटा, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होती है और इसमें भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को देखते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल में फंजाई होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होते हैं। इनमें फिलामेंट के शेप में बॉडी होती है। ये तो ये फिलामेंट जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, और इन फिलामेंट्स के फ्रेगमेंट्स छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाने से न्यू जो है एल्गी और फंजाई प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो कैरेक्टर्स देखा, एक ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन। तीसरा कैरेक्टर आता है मेटाबॉलिज्म। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन कैरेक्टर है। तो मेटाबॉलिज्म जो है इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों कहते हैं, मेटाबॉलिज्म के विषय में पहले जान लीजिए क्या है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द होल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ढेर सारी सेलों से मिलकर के बने होते हैं और उनके सेल्स में तमाम केमिकल रिएक्शन एक साथ चलते रहती है। इनमें दो तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है। एक मेटाबॉलिज्म यानी कि होल केमिकल रिएक्शन अकर्स इनसाइड द सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक जिनमें कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा होता है, यानी कि बनने की प्रोसेस हो रही होती है, सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस हम कह सकते हैं, उन्हें हम एनाबॉलिक बोलते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरी रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें कि कोई बने हुए पदार्थ ब्रेक हो रहे होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहे होते हैं, उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं इंडिविजुअल्स के सेल्स में चलते रहती हैं। तो हम इन सेल्स को बाहर भी केमिकल रिएक्शंस के रूप में करा सकते हैं। अगर हम बाहर एक टेस्ट ट्यूब में अगर एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां केवल एक सिंगल केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। ये सिंगल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं डिफाइन कर सकती है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसमें होल रिएक्शन, लगभग हम ये कह सकते हैं कि एक सेल में लगभग 3000 केमिकल रिएक्शन एक साथ प्रोसीड हो रही होती है। तो इतनी संख्या में, और ये केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कुछ रिएक्शंस में बनने वाले जो नए प्रोडक्ट हो रहे होते हैं वो किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में उनका यूज कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन जो होती है वो सेल के अंदर चलती रहती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस है मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होती है, यानी कि यह केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स में हमें यह कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में रखते हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है और इस कारण से यह लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होती है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस एक नेक्स्ट कैरेक्टर है। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस का मतलब यह होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने एटमॉस्फेयर के प्रति जो है वह उसकी संवेदना को ग्रहण करता है, उसके एंगेज में अपना रिस्पॉन्स देता है। जैसे हम लोग ठंडा है, गर्मी है, इनका एहसास कर सकती है हमारी सेल्स। तो यानी कॉन्शियसनेस जो है ये ऑल लिविंग का एक कैरेक्टर होती है। किसी भी, चाहे वह टेम्परेचर के प्रति हो, चाहे कोल्ड के प्रति हो, हम उसके प्रति जो रिस्पॉन्स देते हैं उसे हम कहेंगे कि हमारे अंदर उसके प्रति क्या है, कॉन्शियसनेस है।
तो कॉन्शियसनेस को एक्चुअल में देखा जाए हिंदी टर्म में चैतन्यता भी हम कह सकते हैं। हम अपने एटमॉस्फेयर के प्रति चैतन्य होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो यह जो टर्म कॉन्शियसनेस है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होता है। यह भी जो है नॉन लिविंग बीइंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती है। एक टर्म सेल्फ कॉन्शियसनेस यूज करते हैं जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स या कुछ एनिमल्स के लिए यूज होता है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वे अपने आसपास के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं और हम अपने प्रति भी संवेदनशील होते हैं। इसके लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस टर्म्स का यूज किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपने इस चैप्टर में देखा कि लिविंग बीइंग्स के कौन से कैरेक्टर डिफाइनिंग है और कौन से नॉन डिफाइनिंग है। यही आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टर्म्स थे उनको एक्सप्लेन किया गया आपको। थैंक यू।